नमस्कार, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एनिमल बेस्ड क्वेश्चन तो खत्म कर लिए और मुझे आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, और साथ ही साथ टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपने टॉपिक का नाम देख ही लिया होगा, नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अचानक से पेपर में अगर आया तो जिन बच्चों ने इस टॉपिक को अच्छे से रीड किया होगा, पढ़ रखा होगा, वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा। लेकिन जिसने कभी इस टॉपिक को छेड़ा तक नहीं, तो वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं सारे के सारे टाइप यहाँ पे लिख दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना? तो बेटा बस मैं एक छोटी सी चीज और विनती कह लो, रिक्वेस्ट कर लो, एक ही बात है वैसे तो, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले तो बेटा ये कर लो, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। ठीक है ना? और बच्चों कमेंट करके हमें मोटिवेट किया करो, और साथ ही साथ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है ना? ताकि कुछ बच्चों का भला हो सके। ठीक है ना? चलिएगा, तो शुरू करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है ना? चलिएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल यानी कि इसको बोलते हैं हम गुणज, या इसका नाम एक और होता है अपवर्त्य। ठीक है ना? ये नाम होते हैं इसके, मल्टीपल, गुणज, अपवर्त्य। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे भाई, छोटे से एग्जांपल से। जैसे कि एक नंबर है, छोटा सा यूनिक सा नंबर है, 12 सा प्यारा सा नंबर है। ठीक है ना? तो 12 से समझेंगे। तो मल्टीपल का मतलब है कि किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं उस संख्या के मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे। जैसे कि मैं बोल दूं 12 है, तो 12 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आ सकती है वे सभी संख्याएं 12 के क्या बनेंगे? गुणज बनेंगे, 12 के मल्टीपल बनेंगे। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इस तरीके से कितनी संख्याएं 12 के पहाड़े में आ सकती है? आप कहोगे सर 12 के पहाड़े में तो अनंत संख्याएं आ सकती है। कभी तक पढ़ते जाओ पढ़ा, अनंत इनफाइनाइट होंगे इसका मतलब। तो इसका मतलब 12 के जो मल्टीपल हो सकते हैं बेटा, 12 के क्या, हर संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी संख्या का जो मिनिमम मल्टीपल होगा वो क्या होगा? किसी भी संख्या का मिनिमम मल्टीपल क्या होगा? तो किसी भी संख्या का मिनिमम मल्टीपल क्या होता है बेटा? वो खुद होता है। ये होता है मिनिमम मल्टीपल। क्या होता है? खुद, सेल्फ होता है। ठीक है ना? तो दुनिया की किसी भी संख्या को उठा लो, उसका जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, गुणज होगा, तो वो खुद ही बनता है। ठीक है ना? और किसी भी संख्या का जो मैक्सिमम मल्टीपल होगा बेटा, वो क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना? ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमम मल्टीपल। ये मैक्सिमम मल्टीपल। अब अगर मैं बात करूं कि जो मल्टीपल है वो हो कितने सकते हैं, तो मैंने जैसा अभी डिस्कस किया कि अनंत हो सकते हैं। तो उस बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना? लिख भी देता हूं मैं इस बात को कि किसी भी संख्या के मल्टीपल असीमित होते हैं, असीमित होते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है ना? तो मल्टीपल का मतलब है कि 12 के पहाड़े में या किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं 12 के मल्टीपल होंगी। यानी कि 12 से बड़े, 12 के पूर्वज बोल सकते हो एक तरीके से, कि 12 के पूर्वज जो भी होंगे वो 12 के मल्टीपल होंगे। किसी भी संख्या के पूर्वज जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? वो 12 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना? तो 12 के पहाड़े में आने वाली संख्या क्या होगी बेटा? ये मल्टीपल बनेगी। 12 के पिताजी कौन है? 24 भी है, 36 दादा, इस तरीके से परदादा, इस तरीके से ये जो है ना बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा? मल्टीपल। चलिए बेटा, इसके बाद हम बढ़ते हैं फैक्टर, कि फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है बेटा? तो अगर मैं बात करूं बेटा फैक्टर की, फैक्टर क्या होगा, फैक्टर क्या होता है, तो आपको पता भी होगा फैक्टर क्या होता है। सुन लीजिएगा, फैक्टर इसको बोलते हैं हम गुणनखंड।
गुणनखंड, या हम इसको एक नाम से और जानते हैं, अपवर्तक। अपवर्तक, ठीक है बेटा, अपवर्तक, अपवर्तक, ठीक है ना। तो इसी एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 12 है, तो 12 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 12 के फैक्टर की बात करूं, यानी कि 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो 12 के जितने भी बच्चे होंगे वे सारे के सारे फैक्टर होंगे। या फिर मैं कह सकता हूं कि 12 को काटने वाली दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 12 के फैक्टर हैं। और मल्टीपल क्या था कि 12 से कटने वाली इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं मौजूद है वे 12 के मल्टीपल हैं। और यहां पर क्या होगा, 12 को काटने वाले यानी कि 12 के बच्चे। तो बताओ सबसे छोटा फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, क्योंकि 12 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। उसके बाद 12 और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, 4 के बाद 6 से कटेगा, और 6 के बाद किससे कटेगा, 12 से कटेगा। क्या इस दुनिया में कोई और भी संख्या इन संख्याओं के अलावा जो इस 12 को काट दे? आप कहोगे सर नहीं, इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में जो 12 को काट दे। तो इसका मतलब फैक्टर कितने हुए, 3 और 3 6। तो इसका मतलब किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वे लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, वे फाइनाइट होते हैं, वो सीमित होते हैं। क्लियर हुई बात? तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि किसी भी संख्या के फैक्टर सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि किसी भी संख्या का मिनिमम फैक्टर क्या हो सकता है, तो हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी संख्या का मिनिमम फैक्टर हमेशा 1 होगा, ऑलवेज। मिनिमम फैक्टर क्या होगा, 1 होगा ऑलवेज। कोई भी संख्या उठा लो, उसका मिनिमम फैक्टर हमेशा 1 होगा। तुम 22 का अगर मैं बात करूं कि कोई संख्या एक छोटी सी नंबर है 22 का मिनिमम फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम फैक्टर क्या होगा, तो मैक्सिमम फैक्टर बेटा हमेशा खुद होता है। मैक्सिमम फैक्टर क्या होता है, सेल्फ, यानी कि खुद। मैक्सिमम फैक्टर क्या बनेगा, सेल्फ बनेगा। तो किसी भी संख्या का मिनिमम मल्टीपल अगर मैं बात करूं तो मिनिमम मल्टीपल बनता है खुद, और मैक्सिमम मल्टीपल बनता है अनंत। और किसी भी संख्या का मिनिमम फैक्टर बनता है 1, और किसी भी संख्या का मैक्सिमम फैक्टर जो बनेगा बेटा वो खुद बनेगा। क्या बनेगा, खुद बनेगा, ठीक है ना। तो फैक्टर जो होते हैं वो सीमित होते हैं। यही कारण है कि टॉपिक का नाम भी हमारा नंबर ऑफ फैक्टर है। टॉपिक का नाम भी क्या बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं यहां से आपको डिस्कस करने वाला हूं कि वे 9 टाइप के सवाल कौन से हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो पहला जो सवाल है ये बनता है हमारे एग्जाम में कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, यानी कि कुल गुणनखंडों का योगफल। इसका मतलब क्या होगा, कुल गुणनखंडों का योगफल, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा हमारा टोटल इवन फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर्स, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल इवन फैक्टर्स, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। और जो चौथा क्वेश्चन बनेगा बेटा, चौथा बनेगा सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, यानी कि कुल सम गुणनखंडों का योगफल। और पांचवा क्वेश्चन बनेगा टोटल ऑड फैक्टर्स, टोटल ऑड फैक्टर्स, ठीक है ना। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। और छठा टॉपिक बनेगा सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, ठीक है ना। तो कुल विषम गुणनखंडों का योगफल। सातवां क्वेश्चन बनेगा बेटा हमारा यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच
आर डिविजिबल बाई एन, एन कोई नंबर होगा, ठीक है ना, एन कोई प्राकृतिक संख्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताइए विच आर डिविजिबल बाई एन, कि जो किसी संख्या एन से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना, विच आर डिविजिबल बाई एन, यानी कि जो एन से पूर्णतः विभाजित हो, और एन यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा 8वां क्वेश्चन बनता है बेटा, वो ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ वो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाई एन, कि कुल उन गुणनखंडों की संख्या का योगफल क्या होगा जो एन से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। और जो 9वां क्वेश्चन बनेगा बेटा हमारा, 9वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये 9वां क्वेश्चन है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं बेटा, तो ये जो 9वां वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इजी बहुत है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है इस बार, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है तुम्हें, ठीक है ना। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूंगा आज की क्लास को। तो क्लास अब शुरू होगी, अब तक तो हम केवल भूमिका जमा रहे थे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल 24 है हमारा, एग्जाम्पल हमारा क्या है बेटा 24 है, और मैं तुमसे पूछ लूं कि बताइए इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। टोटल फैक्टर कितने हैं बेटा, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 24 की। तो 24 एक छोटा सा नंबर है और आप सबको पता है कि ये 24 किन किन संख्याओं से पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि जो 24 है वो 1 से भी पूरा कटेगा, ये 24 2 से भी पूरा कटेगा, क्योंकि 24 का मिनिमम फैक्टर तो 1 ही होगा, 2 के बाद 3 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा क्योंकि 7 से नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, और 12 के बाद सीधा बेटा ये 24 से कटेगा, ठीक है ना। क्योंकि 12 जो है 24 का आधा है, तो 12 का डबल ही होगा फिर लास्ट फैक्टर हमारा, ठीक है ना। जब आधे तक पहुंच जाओ तो उसका डबल कर दो सीधा, ठीक है ना। तो कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हुआ कि इस 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं 8 गुणनखंड हैं। तो इस दुनिया में इस 24 को पूरा डिवाइड करने वाली कितनी संख्याएं हैं, केवल 8 संख्याएं हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वो छोटा सा नंबर हो गया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं नंबर इस बार, है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा कि ये जो नंबर है हमारा 200, इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर बताने हैं इसके, टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके 200 के, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो फिर से सेम वही काम करो, टोटल फैक्टर है 200 के, तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि इसके टोटल फैक्टर क्या होंगे देखते हैं भाई। 200 को काटने वाली सबसे छोटी संख्या 1 होगी, 1 के बाद क्या होगी 2 होगी, 2 के बाद क्या होगी 3 से कटेगा नहीं 4 होगी, 4 के बाद 5 होगी, 5 के बाद फिर सीधा 8 होगी, क्योंकि 25 8 200 होता है तो 8 से भी कटेगी। फिर उसके बाद सीधा क्या होगी बेटा 10 होगी, 10 के बाद क्या होगी बेटा 20 होगी, क्योंकि किसी और नंबर से नहीं कटेगी, ना 11 से कटेगी, ना 12 से, ना 13 से, ना 14 से, ना 15 से, तो सीधा 20 से कटेगी। 20 के बाद 25 से कटेगी, क्योंकि 25 8 200 है, ठीक है ना। उसके बाद सीधा 40 से कटेगी, 40 के बाद 50 से कटेगी, और 50 के बाद सीधा 100 से कटेगी, और 100 के बाद सीधा 100 जो है 200 का आधा आ गया, तो 100 का डबल सीधा आप कर दो 200, तो 200 से कटेगी। तो कितने गुणनखंड हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने आए इसके 12 फैक्टर आए। तो इसका मतलब 200 को इस दुनिया में काटने वाले कुल 12 ही संख्या है जो 200 को पूरा डिवाइड करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे 24 को काटने वाली कितनी संख्या थी, टोटल 8 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर बने थे 8 फैक्टर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अगर इसी तरीके से लिख कर हम लिखने लगे और फिर जो है एग्जाम में क्वेश्चन 200 से बड़ा आ जाए कोई नंबर, तो फिर प्रॉब्लम होगी, कब तक इस तरीके से लिखोगे। तो इसी समस्या का निवारण करने के लिए हमने एक तरीका ढूंढ लिया और उसी तरीकों को आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए तरीका क्या है वो समझना है।
तो भाई आपने नाम सुना होगा अभाज्य गुणनखंड। क्या सुना होगा नाम? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, चाहे ये 9 के 9 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करना यानी कि किसी भी नंबर को उसकी अधिकतम सीमा तक तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो 24 को तोड़ लो, ब्रेक कर लो, है ना। 8 तिये 24 बोल सकते हैं हम। 24 को क्या बोल सकते हैं बेटा? 8 तिये 24, 8 तिये 24 बोल सकते हैं। 8 तिये 24, तो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, और ये हो गया 3 की पावर 1। तो इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हुए। इसके क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड। 8 तिये 24, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ये बताओ, ये जो 2 आया ये क्या है? अभाज्य है कि नहीं है? प्राइम नंबर है। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये 3 क्या है? ये भी अभाज्य है। यानी कि जो बेस होता है वो हमेशा अभाज्य होना चाहिए, वो हमेशा प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि 2 को हम इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, नहीं ब्रेक कर सकते, और 3 को हम इससे ज्यादा नहीं ब्रेक कर सकते। तो यही क्या कहलाया? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुई बात? तो हम बात कर रहे थे बेटा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर हमने लिख के भी समझा दिया, लेकिन आज के बाद आपको इस तरीके से लिखकर कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालनी। आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? आपको सबसे पहले संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर पे फोकस करना। जो पावर दिखाई दे रही है 3, 3 में 1 जोड़ देना, 3 में 1 जोड़ देना, जोड़ दिया है ना। और यहाँ पे पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देना, 1 + 1। क्लियर हुई बात? तो अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो 3 और 1 4, 4 और 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो 4 दूनी 8। तो कुल फैक्टर कितना है बेटा? 8 है। कुल फैक्टर कितना है? 8। तो इस तरीके से करना है अब की बार। ठीक है ना। हर बार जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर होती है उसको +1 कर देना, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकलती है। ठीक है ना। जैसे कि 200 है, 200, तो सबसे पहले बेटा 200 के क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप मुझे बताओ 200 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 25 8 200 है भाई, 25 8 200 लिख सकते हो कि नहीं? 25 8 200। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है ना। और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो यहाँ पे जो बेस हुआ 2, ये एक प्राइम है। 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, ये भी बेस प्राइम है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब जो ये हमारे पास पावर है, इस पावर को बढ़ा दो एकक। 3 को में 1 जोड़ दोगे कितना बनेगा? 4। 2 में 1 जोड़ दोगे कितना बनेगा? 3। अब इनकी कर दोगे मल्टीप्लाई। तो कुल कितने गुणनखंड आए बेटा? 12। कुल कितने गुणनखंड आए? 12। तो 12 फैक्टर हुए। तो मैं आशा करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ये आसान तरीका है। इस तरीके से आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई होगी। अब हमें करना क्या है? एक चीज बाय स्टेप हमें 9 के 9 क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है ना। एक नंबर से ही मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा और उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। पहले ये पूरा कंसेप्ट समझ लो। ठीक है ना। तो एक ही नंबर को मैं चुनूंगा जो एग्जामिनर का फेवरेट नंबर रहा है, 2160। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो हम भी 2160 के जरिए ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूं भाई सब, ये आप नोट कर लेना कि 9 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं एक सवाल आपको यहां से कराऊंगा भी। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगर मैं नंबर उठा लूँ सबसे पहले 2160, जैसे कि मैंने 2160 लिया, इसी नंबर का प्रयोग करेंगे भाई हम हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम्पल में 2160। ठीक है ना। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम किसको कवर करने वाले हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, इसको पढ़ेंगे भाई सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि सबसे पहले हमारा क्या काम होगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करनी है पहले, उसके बाद ही हम दूसरा काम करेंगे। ठीक है ना।
तो 2160 को देखकर है भाई, 2160 को देखकर देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ये गंदा तरीका यूज नहीं करना है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। कभी ऐसे लिखना शुरू करो और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 ऐसे काटने स्टार्ट करो ना, ऐसा नहीं करना, गलत बात है। बहुत स्पीड से काम करना है बेटा। चलिएगा, तो किस तरीके से करोगे, नंबर को देखकर उसकी औकात के बारे में पता चल जाना चाहिए कि ये किस औकात के अंदर काम करेगा, ठीक है ना। तो 216 और 0, आपको ना 2160 को देखकर ना 216 और एक 0 नजर आनी चाहिए, केवल 216 एक 0। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 2160 है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 216 गुना 10। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब जब जब एक 0 होगी लास्ट में तो इसका मतलब 10 है, और जब जब 2 0 होगी लास्ट में इसका मतलब 100 है। बात समझ में आई। और आप जानते हो कि एक 0 हमेशा 2 गुना 5 के एक पेयर से बनेगा, यानी कि 10, और 2 0 हमेशा 2 गुना 5 के 2 पेयर से बनेगा, क्योंकि 2 पंजे 10, 10 का स्क्वायर हुआ 100, यानी कि 2 0। और 3 0 हमेशा 2 गुना 5 के 3 पेयर से बनता है, यानी कि 2 पंजे 10, 10 की पावर 3, यानी कि 1000। याद रखना इस बात को। क्लियर हुई बात। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल ठीक है ना। मिटा दो इसको। चलिए, तो हम बात कर रहे थे 2160 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो इस 216 गुणा 0, 216 गुणा 0 नहीं, 216 गुणा 10 है ना, इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो 216 को देखकर बेटा याद आना चाहिए कि अगर तुम वाकई में ही तैयारी कर रहे हो पूरे शिद्दत के साथ, है ना, तो 216 को देखते ही पहचान मारना चाहिए कि 216 होता है 6 की पावर 3। 216 क्या होता है, 6 की पावर 3, और 6 का मतलब होता है 2 3 6, और 2 3 6 की पावर 3, 2 3 6, 6 की पावर 3 क्या बन गया 216। और 10 का मतलब होता है बेटा 2 गुना 5 यानी कि 10, 2 गुना 5 यानी कि 10, यानी कि हमें हमेशा नंबर को उसकी अधिकतम सीमा तक ही तोड़ना है। अब भाई 2 में तोड़ दिया, 3 में तोड़ दिया, 2 में तोड़ दिया, 5 में तोड़ दिया, यानी कि अभाज्य संख्याओं में ब्रेक कर लेना है सबसे पहले। तो मुझे ये बताओ आप, यहाँ पे 2 की पावर 3 तो यहाँ पे है, और 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो 2 की पावर कुल कितनी हुई 4। तो 2 की पावर कितनी हुई बेटा 4, 2 की पावर हुई 4, ठीक है ना। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और तो 3 नहीं है, तो गुणा 3 की पावर 3, और यहाँ पे और क्या बचा 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो ये हुए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो समझाने के लिए मैंने इतना काम किया, वरना ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट करना है काम को, ठीक है ना। चलिएगा, तो समझाने के लिए लिखा था मैंने यहाँ पे। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 2 भी प्राइम बेस है, 3 भी प्राइम बेस है, 5 भी प्राइम बेस है। तो अगर बात कर रहे हैं हम टोटल फैक्टर की, तो कुछ नहीं करना बेटा, पावर को पकड़ो 1 बढ़ा के लिख दो, पावर को पकड़ो 1 बढ़ा के लिख दो, पावर को पकड़ो 1 बढ़ा के लिख दो। तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, इसका मतलब कुल फैक्टर कितने हुए 40। तो पहले सवाल का उत्तर हमारा टोटल फैक्टर कितना है 40, यानी कि इस दुनिया में 2160 को कंप्लीटली डिविजिबल करने वाली, पूरी तरीके से काटने वाली जो संख्याएं हैं वो केवल 40 संख्याएं हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं बेटा दूसरे क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली समझ लिया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो दूसरा क्वेश्चन को समझिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, ठीक है बेटा, सम ऑफ टोटल फैक्टर। इस बात का मतलब ये हुआ कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योगफल, कि जो 40 संख्याएं हैं जो 2160 को पूरा पूरा काटती है, उन 40 की 40 संख्याओं का योगफल क्या बनेगा, योगफल क्या बनेगा। अगर हमें रास्ता ना पता हो तो पहले 40 संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ना करके मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 के लिए कितने कॉम्बिनेशन बने 5, यहाँ पे 3 के लिए कितने कॉम्बिनेशन आए 4, यहाँ पे 5 के लिए कितने 2। तो इसका मतलब 2 के केस में 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 3 के केस में 4, और 5 के केस में 2। अभी समझना इस कॉम्बिनेशन का मतलब है क्या, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 2 की पावर 4 तक जाना है, 0 से शुरू करके चलना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस
2 की पावर 4, बस 2 की पावर 4 तक ही जाना है, 2 की पावर 4 तक ही पहुंचे। शुरुआत कहां से होगी? 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1, 2, 3, 4 है ना। अब यहाँ पे 2 के कुल कॉम्बिनेशन कितने आए? 5, तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही बने कि नहीं बने? तो ये कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 की पावर 3 पे रुक जाना है, शुरुआत होगी 3 की पावर 0 से, बीच में लगेगा मल्टीप्लीकेशन का निशान। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, बस यहाँ पर रुक गया। कॉम्बिनेशन कितना है? 4, 4 ही है। ठीक इसी प्रकार 5 के लिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, बस 5 की पावर 1 पे रुक जाना है, तो 2 ही कॉम्बिनेशन बने, तो 2 ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 5 के लिए, ठीक है ना। तो अब करना क्या है बेटा? इनको जोड़ के लिखना है, इनको जोड़ के लिखना है। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 16 और 8 हो गया 24, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 24 और 4 28, और 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो इसका मतलब 30, और 2 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, तो इसका मतलब इनका जो योगफल बनेगा वो 31 बनेगा। तो दुनिया की कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो, अगर उस संख्या की पावर 0 है तो इस बात का मतलब होता है 1। क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 था, 2 की पावर 0 का मतलब होगा 1। बात समझ में आई? तो इनका योगफल कितना है? 31 आया। अगर मैं बात करूं इसके, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 और 7 16, यानी कि हुआ 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39, और 3 की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि ये हो गया 40, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 1 ही हो गया 6, तो यहाँ पे कितना है बेटा? 6। तो यानी कि इनका योगफल 31 है, इनका योगफल 40 है, इनका योगफल 6 है। इनकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6 36 18, 6 कम 6 36 18, और गुना 40 करके लिखोगे तो 0 4 6 24 का 4 का 2, 4 8 32 और 2 कितना हो गया? 4 8 32 और 2 34, 3 4 3 7 7440, यानी कि योगफल जो बना बेटा वो बना 7440, ठीक है ना, वो बना 7440, ठीक है ना। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों का जो योगफल आया वो 7440 आया, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। हालांकि हम इस चीज को एक तरीके से और कर सकते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रयोग करते हुए हम कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रयोग केवल बेटे टोटल फैक्टर निकालने में ही करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर अगले क्वेश्चन में करोगे तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि कभी पता चले कि क्वेश्चन बेचारा एक ही आया एग्जाम में और तुमने उसमें भी जो है एक्सपेरिमेंट कर दिया और वो भी गलत कर दिया। तो आपको एक ही मेथड से मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसी को समझने का प्रयास करना, ताकि अगर गलती से क्वेश्चन भी आए तो तुम वो गलत ना कर पाओ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा समझिए भाई। इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यह है टोटल इवन फैक्टर, यानी कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल इवन फैक्टर्स, ठीक है ना, कुल सम गुणनखंडों की संख्या समझने का प्रयास करेंगे भाई। भाई सम की बात कर रहा है, सम यानी कि इवन फैक्टर की बात कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, अगर मैं यहाँ पे एक संख्या 3 लिख दी तो आप मुझे बताओ कि जो 3 संख्या है ये हमारी सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। आप कहोगे कि ये जो 3 है ये एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा, और 6 हमारी जो संख्या होगी वो एक सम संख्या होगी। क्या होगी? एक सम संख्या होगी, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब यहाँ से हमने एक चीज सीख ली कि किसी भी संख्या को अगर हमें इवन बनाना हो, सम बनाना हो, तो सम बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 ही काफी है। 2 की मिनिमम पावर 1 ही काफी है। क्लियर हुई बात? 2 की मिनिमम पावर कितनी काफी है बेटा? 1 काफी है। इतनी बात तो आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को अगर आप सम बनाना चाहते हो तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 की मिनिमम पावर 1 काफी है किसी भी संख्या को सम बनाने के लिए, चाहे वो संख्या विषम हो पहले से ही या संख्या वो सम हो। अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम बन जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को इवन करने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 काफी है, ये बात याद रखना। अगर इतनी बात आपके समझ में आई तो मैं क्या करूंगा, यहां से
ना 2 की पावर 1 को कॉमन ले लूँगा, 2 की पावर 1 को क्या ले लिया, कॉमन, कॉमन लेके बाहर लिख दिया अलग से इस तरीके से। तो 2 की पावर 3 बचेगा अंदर, इंटू 3 की पावर क्या बचेगा 3 इंटू 5 की पावर 1। हमने इस बात को इस तरीके से लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। भाई 2 की पावर 1 मैंने बाहर कर दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये ब्रैकेट के अंदर बचा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से 3, 5 और 7 लिख दिया तो फिलहाल ये 3 नंबर है, फिलहाल ये क्या है 3 नंबर। अगर मैं प्रत्येक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, 14 बना। तो यहाँ पे ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, जबकि ब्रैकेट के अंदर तीनों की तीनों संख्याएं विषम संख्या थी। जब हमने प्रत्येक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो प्रत्येक संख्या हमारी सम बन जाती है। लेकिन नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं की जो संख्या है जो अंदर थी वही संख्याओं की संख्या अब भी बाहर कितनी है 3, यानी कि अंदर भी 3 थी तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 3 ही रही। लेकिन फर्क केवल क्या पड़ा कि बाहर निकलने के बाद जो ये संख्या बनती है ये सम संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, सम संख्या। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर टोटल फैक्टर है अगर उसमें प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो संख्या क्या बनेगी, सम बनेगी, ठीक है ना। लेकिन संख्याओं की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संख्याओं की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी अंदर है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ चुके होंगे आप, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, केवल और केवल इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी फैक्टर होंगे उतने ही संख्या में सम फैक्टर होंगे। तो यानी कि हमें इस ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर ये मटेरियल लिखा हुआ है इसके फैक्टर निकालने, और फैक्टर निकालने का वही तरीका होगा जो पहला था। तो केवल इस ब्रैकेट के अंदर जितने फैक्टर होंगे ना वो निकाल लो। 3 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर 4, 3 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर 4, और 1 को क्या लिखोगे, 1 बढ़ाकर 2। तो 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि 32 आगे 32 फैक्टर। कितने फैक्टर आगे, 32। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2160 को काटने वाली इस दुनिया में टोटल 40 संख्याएं थी और उन 40 संख्याओं में से 32 संख्या बेटा ऐसी है जो सम है, 32 संख्या ऐसी है जो सम है। तो बाकी जो 8 संख्या बची होगी वो क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। एक बार नोट करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, ठीक है। समझिए भाई, तो 32 संख्या क्या है, 32 फैक्टर है जो 32 सम संख्या है, ठीक है। अब नंबर किसका आया, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, यानी कि कुल सम गुणनखंडों का योगफल। टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, ठीक है ना। टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। तो जैसा कि अभी समझे थे हमने कि किसी भी संख्या को सम बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 काफी है, ठीक है ना। 2 की मिनिमम पावर 1 काफी है। तो इसका मतलब सम बनाने के लिए 2 की पावर 1 चाहिए, 2 की पावर 0 नहीं चाहिए, 2 की पावर 1 चाहिए। तो शुरुआत भी कहां से होगी, 2 की पावर 1 से होगी। समझना इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। हमें 2 की पावर 4 तक जाना है क्योंकि हमें सम निकालना है, तो 2 की पावर 4 तक जाना है। लेकिन 2 की पावर 0 से शुरू नहीं करना, 2 की पावर 1 से शुरू करना है, क्योंकि सम बनाने के लिए 2 की पावर 1 चाहिए, न कि 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 से शुरू करोगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 से शुरू करके 2 की पावर 4 पर रुक जाना है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो देख लो कॉम्बिनेशन कितने हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन 4 है 2 के लिए, तो यहाँ पे भी कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 बने। इनटू अब यहाँ पे 3 की पावर 3 पे रुकना है, लेकिन 3 की पावर 0 से ही शुरू करोगे क्योंकि सम बनाने के लिए 2 ही काफी होगा, 3 की जरूरत नहीं पड़ती सम बनाने के लिए। तो इसके लिए 3 की पावर 0 से ही शुरू करोगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन, 4। यहाँ पे भी कितने हैं, 3 के लिए 4 ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 की पावर 1 तक जाना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन आए यहाँ पे, कितने कॉम्बिनेशन, 2। तो इसको जोड़ के लिखोगे, 2 की पावर 4 16,
2 की पावर 3 8 कितना 24, 2 की पावर 2 28 और 2 कितना 30। तो यहाँ पे कितना है बेटा 30। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा, 3 की पावर 3 27 हुआ, 3 की पावर 2 9 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40। तो यहाँ पे कितना बना 40 बना। तो 5 और 1 6, यहाँ कितना बना 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ पे 4 3 12 6 72, तो कितना बना बेटा 7200। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने भी 2160 को काटने वाली ये 32 संख्याएं हैं, उन 32 संख्याओं का योगफल 7200 है। बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 सवाल हमने कर लिए। इन 4 सवाल में अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट लगता हो तो एक बार कमेंट में करके जरूर बताना। हालांकि ऐसा कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं। अगर फिर भी लगता हो तो एक बार को वीडियो दोबारा फिर से देख लेना, फिर क्या पता तुम्हारा जो डाउट है वो अपने आप ही खुद से खुद क्लियर हो जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा अगली वीडियो में समझा दूंगा, अगर आप कमेंट करके लिखते हो तो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5वां क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा? 5वां क्वेश्चन है टोटल ऑड फैक्टर्स, यानी कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। टोटल ऑड फैक्टर्स यानी कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। समझिए बेटा, ये 5वां सवाल है हमारा, टोटल ऑड फैक्टर्स। टोटल ऑड फैक्टर्स, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या तो समझने का प्रयास करेंगे भाई, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेगी। ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, विषम की बात हम कर रहे हैं, ऑड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, सम संख्या की हम बात नहीं कर रहे हैं, इवन नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो विषम संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि विषम संख्या केवल तब तक विषम रह सकती है जब तक उस संख्या में 2 की पावर 1 मौजूद नहीं है। ठीक है ना। जब तक उस संख्या में दूर दूर तक 2 मौजूद नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या में 2 मौजूद है तो वो संख्या विषम न होकर सम बन जाती है, जैसे कि आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है ना। तो अगर बात हम किसकी कर रहे हैं? विषम की। तो विषम की जब हम बात करते हैं तो विषम संख्या के केस में हमें 2 को बुरी तरीके से इग्नोर कर देना है। 2 से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो केवल और केवल 2 को छोड़ना है, बाकी जितने भी फैक्टर होंगे उन सबको लेकर चलना है। ठीक है ना। तो गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है तो पावर पे फोकस करोगे। पावर 3 है तो 1 बढ़ा के लिख दोगे, पावर 1 है तो 1 बढ़ा के लिख दोगे। तो 4 दूनी 8, तो इसका मतलब कुल कितने फैक्टर है? 8 फैक्टर है। कुल कितने फैक्टर है? 8 फैक्टर है। तो बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करना कि अगर सवाल में कोई नंबर देकर ये पूछ लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो पहले आप टोटल गुणनखंड निकाल लोगे और फिर सम गुणनखंड निकाल लोगे। टोटल में से सम माइनस करोगे तब जाकर अगर विषम निकालोगे, तो ये तुम्हारी मतलब गलती है, गलत बात है। ऐसा नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्ट टोटल विषम गुणनखंड निकालने आने चाहिए। तो विषम गुणनखंड की बात जब भी करोगे तो 2 को इग्नोर कर देना, बाकी जितने भी फैक्टर बचेंगे, बाकी जितने भी प्राइम बेस बचेगी, उनकी पावर पे फोकस कर लेना। बस उनको बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना, एक बढ़ा के। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, यानी कि कुल विषम गुणनखंड कितने हुए? 8। यानी कि 2160 को काटने वाली कुल संख्याएं 40 थी, जिनमें 32 सम संख्या है और 8 हमारी क्या बची? विषम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, यानी कि सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, यानी कि कुल विषम गुणनखंडों का योगफल। कुल विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम गुणनखंडों का ही योगफल निकालना है। तो इस बात का मतलब है 2 को हम बुरी तरीके से इग्नोर ही रखेंगे। ठीक है ना। 2 से हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है? 3 की पावर 3 तक जाना है। 0 से शुरू करोगे, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 के लिए। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। 3 की पावर 3 पे रुकना ना मैं तो। ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन आ गए, बिल्कुल ठीक है। इनटू 5 की पावर 1 पर रुकना है, 0 से शुरू करके। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा? 40। ठीक है ना। तो 5 और 1 6, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 चौक 24 यानी कि 240। 6 चौक 24 यानी कि 240। ठीक है ना। देखिए
कुल गुणनखंडों का योगफल आया था 7440, सम गुणनखंडों का योगफल आया था 7200। घटा के देख लो क्या सेटिस्फाई करेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंडों का योगफल हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है ना। ये तीनों ही पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक आप ये 6 के 6 कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए होंगे उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी वीडियो को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।